हाँ तो भाई सेकंड ग्रेड के दीवानों आ जाओ। जो सभ्यताएं थी हमारे कोर्स में पहले सिलेबस चेंज होने से पहले लगी हुई थी, जो 4 लगी हुई थी मुख्यतः, ये कालीबंगा, आहड़, बेराट और गणेश्वर, जो आपको पता है। उसके अलावा अब जो नया सिलेबस आया था सितंबर में पिछले साल, उसमें राजस्थान की लगभग सारी सभ्यताएं हैं वो ऐड कर दी गई है। तो जो पहले लगी हुई सभ्यताएं थी वो तो मेरे को पता है आपने घोट के पी ली होगी अब तक। तो अपन जो नई सभ्यताएं ऐड करी गई है ना अपने सिलेबस में, ग्रेड 2 यानी सेकंड ग्रेड के सिलेबस में, वो पढ़ेंगे आज। और उनसे बाहर जितना हम कंटेंट लाए उनसे बाहर क्वेश्चन जाने के चांसेस बहुत कम है। तो आ जाइए, कम से कम 2 नंबर पक्के करने की कोशिश करते हैं। तो जो कालीबंगा, गणेश्वर, आड़, बेराटे तो आप पढ़ चुके हैं, तो अपन नई से स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक कालीबंगा से रिलेटेड एक फैक्ट है, वो बता देता हूं मैं आपको। और वो फैक्ट ये है कि एक सोती सभ्यता है जो कहां पाई जाती है, बीकानेर के आसपास। इसको जो अमलानंद घोष थे ना, कालीबंगा वाले, इन्होंने इस सभ्यता को क्या माना था, कालीबंगा प्रथम। तो यह पूछा जा सकता है कि अमलानंद घोष ने किस सभ्यता को कालीबंगा प्रथम माना था। तो वह सोनती सभ्यता जो कहाँ है, बीकानेर के आसपास के क्षेत्र में है, इसको अमलानंद घोष ने कालीबंगा प्रथम माना था। ये फैक्ट बहुत सारी किताबों में नहीं लिखा हुआ है और आरपीसी वहीं से पूछती है, जो या तो आपने हमने पढ़ा नहीं है, जो कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो ये थोड़ा सा याद रख लीजिए। और इसका उद्गम हड़प्पा से भी माना जाता है, तो उधर तो जाएंगे नहीं अपन को, तो कालीबंगा पीलीबंगा इनसे मतलब है। तो आ जाइए नए वाले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हनुमानगढ़, वो कालीबंगा वो भी हनुमानगढ़ में ही है। तो रंगमहल जो सभ्यता अभी की बार लगाई गई है जो नए सिलेबस है उसमें, तो रंगमहल और उसके निकटवर्ती जो प्रदेश है, इस इटली के जो पुराविद है डॉक्टर टेसिटोरी, इनको ऐतिहासिक महत्व की मूर्तियां मिली। थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, कलर आज पिंक लेते हैं। वह अन्य कलाकृतियां सन 1918 के आसपास किए गए इस क्षेत्र के ऐतिहासिक सर्वेक्षण के समय मिली तिरंगमहल जो हनुमानगढ़ में है। इसमें मथुरा और गंधार शैली की सम्मिश्रण से बनी हुई मूर्तियां श्री कृष्ण लीला का राजस्थान में प्राचीनतम उदाहरण है। तो पूछा जा सकता है कि किस जो प्राचीन सभ्यता है उससे श्री कृष्ण लीला का प्राचीनतम उदाहरण मिला, या मथुरा और गंधार शैली में सम्मिश्रण से बनी हुई मूर्तियां मिली है। तो वह रंगमहल हनुमानगढ़ में। यहाँ से प्राप्त गोवर्धन फलक भी विशेष प्रकार का रंगमहल से प्राप्त अजयपाद भगवान शिव का एक रूप है। उसकी मूर्ति भी अपने समय की एक अनुपम कृति है। तो अजयपाद का मिलना कहाँ हुआ, वो भी हुआ रंगमहल जो सभ्यता हनुमानगढ़ में जो खुदाई के दौरान मिली, उससे ये चीज मिली। फिर इस मूर्ति जो ये जो विशेष प्रकार की मूर्ति मिली है ना, इस मूर्ति का जो मुख है वो बकरे की जो मुंह है वो तो बकरे के जैसा है, और जो बाकी की बॉडी है वो मानव की बॉडी है, और इसका एकमात्र पैर है वो हाथी के समान है। ये इसकी विशेषता है। यहाँ से प्राप्त जो शिव है उसके लिंगोद्भव के स्वरूप वाली प्रतिमा भी अनूठी है। तो रंगमहल से मुख्यतः क्या मिली है, विशेष प्रकार की मूर्तियां, जिसमें श्री कृष्ण लीला और गांधार शैली से या मथुरा शैली से संबंधित भी है। और ये बकरे के मुंह और मानव देह और हाथी के पैर जैसे वाली जो मूर्ति है वो भी इधर से विशिष्ट या विशेष प्रकार की मूर्ति मिली है। यहाँ से प्राप्त गुरु शिष्य की मूर्ति भी उल्लेखनीय है। तो पूछा जा सकता है कि किस सभ्यता से गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है, तो वो होगी आपकी कौन सी, रंगमहल। इस क्लास में इतने फैक्ट, इतने तथ्य और इतना कंटेंट, पर्याप्त कंटेंट लाया गया है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाए। रंगमहल के उत्खनन से प्राप्त अन्य वस्तुओं में काले रंग की डिजाइन वाले लाल रंग के पात्र मिले, घंटाकार मृदबाण मिले, टोंटीदार घड़े मिले, खाना बनाने के बर्तन, कढ़ाई, प्याले, कटोरे, कलश, दीपदान इत्यादि प्रमुख है। इसके अलावा रंगमहल के निकटवर्ती पुरातत्व मक्का शैली से भी प्राप्त महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा भी उल्लेखनीय है। नॉर्मली रंगमहल से प्रतिमाएं मिली है ज्यादातर। पशु से 10वीं 11वीं शताब्दी ईस्वी के सफेद संगमरमर से युक्त सरस्वती की प्रतिमा अपने अद्भुत शिल्प और संरचना के कारण बहुत कलात्मक और अद्वितीय मानी जाती है, जो कहां से मिली है, रंगमहल से। तो इस पीपीटी में जितना लिखा हुआ है वो आप पढ़ के जाइएगा, खत्म है काम। फिर आगे देखते हैं इसके अतिरिक्त डीलिया हनुमानगढ़ में पुरास्थल से प्राप्त पक्की मिट्टी की सील इस क्षेत्र की प्राचीनतम अभिलेख के साक्ष्यों में से है। गोलाकार सील पर गुप्त कालीन ब्रह्म लिपि में श्री सप्त कोटिक कुबा मार्ग से अधिकरण से अभिलेख अंकित है। तो यह भी पूछा जा सकता है जो ये अभिलेख दिया गया श्री सप्तकोटिक वाला, ये किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुआ है, तो रंगमहल से हुआ। 1952 से 1954 के बीच
जो लुंड विश्वविद्यालय स्वीडन का है, इसका एक दल या एक ग्रुप आया था जिसके पुरातत्व शास्त्री अन्ना राइड, एलगर अविड अरविंद व के एरिक्सन के नेतृत्व में रंगमहल के टीलों का उत्खनन किया गया था। तो स्वीडन का विश्वविद्यालय था, उसने इसका उत्खनन किया। कब किया? 1952 से 54 के बीच। इधर अमलानंद जी नहीं थे भाई। इस उत्खनन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि पाषाण युग से लेकर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक ये क्षेत्र पूर्णतः समृद्ध था। यानी 600 ईस्वी तक ये जो क्षेत्र था ये एकदम फला फूला हुआ था, यहाँ पे लोग रहते थे। और कब से रहते थे? पाषाण युग, यानी कम से कम 4000 ईसा पूर्व से। रंगमहल में बसने वाली बस्तियों में 3 बार बसने और उजड़ने के संकेत मिले। यानी किस बस्ती में अगर 3 बार बसने और उजड़ने के संकेत मिले तो रंगमहल है, रंगमहल सभ्यता की बस्ती है। फिर रंगमहल से प्राप्त लाल या गुलाबी मृदबांड प्राप्त हुए। तो लाल गुलाबी मृदबांड कहां से प्राप्त हुए? रंगमहल से। यहाँ से कुषाणों से पहले की तथा कुषाण कालीन कुल 105 तांबे की मुद्राएं मिली है। कुषाण कालीन मुद्राएं अगर कहाँ मिली है तो वो मिली है रंगमहल में, 105 मुद्राएं मिली है, जिनमें कुछ पंचमार्क शामिल है और कुछ कनिष्क प्रथम तथा कनिष्क द्वितीय के काल की है। तो क्वेश्चन इधर से बन सकता है कि किस सभ्यता से जो मुद्राएं वगैरह है वो मिली है? कनिष्क के काल की या कुषाणों के काल की या कुषाण काल की जो मुद्राएं मिली, कितनी मिली? 105 मिली। रंगमहल से गंधार शैली की मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। उल्लेखनीय है कि पक्की मिट्टी की प्रतिमा जिस पर प्राकृत ब्राह्मी लिपि में हेसो वर्धती लिखा हुआ है, साथ ही गोविंद विष्णु कृष्ण की मूर्तियां रंगमहल से प्राप्त हुई है जो गुप्त कालीन है। तो मेनली इस सभ्यता को आप ये मान लीजिए कि जो भगवानों से रिलेटेड मूर्तियां हैं, स्पेशली श्री कृष्ण से रिलेटेड, वो इधर मिली है। शिव की मूर्तियां भी इधर मिली है। कुछ पुस्तकों में रंगमहल को गंगानगर जिले में भी बताया गया है। अगर हनुमानगढ़ आपके ऑप्शन नहीं आता है एग्जाम में तो गंगानगर पे टिक करके आ जाइए, आरपीएससी सही मान ली। फिर अगली सभ्यता बागोर जो भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा में कोटारा नदी के किनारे 1967 से 68 ईस्वी से 1970 तक डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र, डॉक्टर एल शैलेंद्र में डेक्कन कॉलेज पूना और राजस्थान पुरातत्व विभाग के सहयोग से किए गए उत्खनन में 5000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक के काल की बागोर सभ्यता प्रकाश में। ईसा पूर्व मतलब जब ईस्वी सन स्टार्ट हुआ ना, उससे पहले ईस्वी, जैसे मान लो 1 ईस्वी सन आया तो उससे 5000 पहले की बातें। यहाँ से लघु पाषाणीकरण, हथौड़े, गोफन की गोलियां, चपटी हुए गोल शिलाएं, उठे वाले पत्थर, एक कंकाल पर ईंटों की दीवार जो समाधि की चौखट के रूप में मिलती है। तो कंकाल पर ईंटों की दीवार किधर मिली है? ये मिली है हमें बागोर सभ्यता से, जो कहाँ है? भीलवाड़ा में। यहाँ से प्राप्त एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों के हार भी पाया गया। नहीं, एक कंकाल मिला, उसमें पत्थर और हड्डियों का हार भी मिला कंकाल के ऊपर से, वो भी बागोर भीलवाड़ा की जो सभ्यता है उससे पाया गया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि हड्डियों का कंकाल किस सभ्यता के कंकाल से मिला? तो उत्तर होगा ये बागोर सभ्यता वाले से। बागोर सभ्यता के 3 स्तरों में अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रथम स्तर है जो 4480 से 3285 ईसा पूर्व का माना गया है, यानी पाषाण काल। सभ्यता का दूसरा स्तर 2665 से 500 ईसा पूर्व का माना जाता है। बागोर सभ्यता का तीसरा स्तर 500 ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी तक का माना गया है। सभ्यता के तीसरे स्तर से लोहे के अस्त्रों के साथ साथ चाक पर बनी मृदबांड और बर्तन मिले जो अच्छी तरह से पके हुए और सुडौल है। यानी अच्छी तरह से पके हुए और सुडौल जो बर्तन मिले वो बागोर सभ्यता से मिले। ये बहुत कम सभ्यताओं में मिले सुडौल बर्तन, क्योंकि तब इतना विकास नहीं हो पाया था चीजों का। बागोर से बड़ी संख्या में लघु पाषाणी उपकरण मिले, मानव के आखेट पर निर्भरता साबित करते हैं। यानी पाषाणी उपकरण मतलब भट्ट का हथियार एक टाइप का, जगह भी टाइप का लोग वे शिकार पर ही जिंदा रहता भाई। बांगली पिज्जा और समोसा हो नहीं आता। आवास बनाने के लिए पत्थरों के साथ ईंटों का प्रयोग किया गया है। इस सभ्यता में पत्थरों के साथ ईंटों का प्रयोग किया गया, लेकिन जो गणेश्वर सभ्यता है ना, इसमें पत्थरों का प्रयोग है, ये याद रखें। मृत शरीर उत्तर से दक्षिण दिशा में लिटाया जाने लगा था। बागोर से कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य अगर किसी सभ्यता से प्राप्त हुए तो बागोर पूरा स्थल एक बड़े टीले के रूप में है, जिसे महासतों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगली सभ्यता ओजियाना व्यवहार। राजस्थान की लगभग जो मुख्य सभ्यताएं उनमें पढ़नी पड़ेगी, सारी लगा दी की जरूरी नहीं है। अब आपका क्वेश्चन कालीबंगा, आड़, बेराट या गणेश्वर से आए, इनसे भी आ सकता है। तो आड़ संस्कृति संबंधित जो पूरा स्थल ओजियाना में जो ब्यावर जिले में इसमें स्थित है, ये किससे जुड़ा हुआ है? आड़ संस्कृति से। इस पूरा स्थल का उत्खनन
1999 से 2000 में बी आर मीणा व आलोक त्रिपाठी द्वारा किया गया, जहां आर्य सभ्यता के अन्य स्थल नदी के किनारे फले फूले हुए ये पहाड़ी पर स्थित। तो आर्य सभ्यता का एकमात्र स्थल है ओजियाना, जो पहाड़ी पर स्थित है। बाकी तो कहां मिले हैं? नदी के किनारे मिले हैं। यहां से कार्नेलिया, फियांस तथा पत्थर के मणके, शंख एवं ताम्र की चूड़ियां तथा अन्य आभूषण मिले। ओजियाना से गाय व बैल की मणि मूर्तियां प्राप्त हुई है। तो गाय और बैल की एक साथ जो मूर्तियां प्राप्त हुई वो कहां से हुई? सिर्फ ओजियाना से। तो ये एक अलग फैक्ट लिख दीजिए, क्योंकि मूर्तियां वगैरह ये मणके वणके बहुत सारी सभ्यता से मिले, लेकिन कुछ जो स्पेसिफिक चीजें वो अपन लिख लेते हैं। गाय और बैल की मूर्तियां किधर से प्राप्त हुई है? ओजियाना से। जिन पर सफेद रंग का अंकन है, यह सभ्यता 2000 ईसा पूर्व के आसपास आबाद थी। यानी कि जो ईस्वी सन शुरू हुआ ईसा के 2000 पहले ही इस सभ्यता का जय श्री राम हो गया था। लाचुरा जो भीलवाड़ा में पड़ता है, लाचुरा सभ्यता 1998 में इसका उत्खनन कार्य बी आर मीणा के निर्देशन में हुआ। एस सी शरण, कंवर सिंह और बी आर सिंह द्वारा इसका उत्खनन किया गया, लेकिन निर्देशन किसने किया? बी आर मीणा ने। यहाँ से प्राप्त पूरा अवशेषों को 4 कालों में बांटा जा सकता है। पूर्व बौद्ध काल, मौर्य काल, शुंग और कुषाण काल 700 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक आबाद था। यानी कि ईस्वी सन शुरू होने के 200 साल बाद तक भी ये सभ्यता प्रचलन में थी, यानी लोग रहते थे। यहाँ से मानव उपस्रों की मण मूर्तियों, लोहे का चाकू, तांबे की चूड़ियां, मिट्टी की मोहरें जिन पर ब्रह्म लिपि में 4 अक्षर अंकित है, तांबे की चूड़ियां, ललितासन में नारी की मृण मूर्ति मिली है। इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्पेसिफिक पॉइंट ये है, ललितासन में नारी की मृत मूर्ति कहां से मिली है? लाचुरा। लाचुरा से आप जोड़ लीजिए ललितासन। किसकी मूर्ति मिली है? नारी, नारी की मृण मूर्ति। ये एक एक स्पेसिफिक फैक्ट हमें याद रखनी पड़ेंगी। ये बाकी चीजें तो जैसे ये लोहे का चाकू, तांबे की चूड़ियां, मिट्टी की मोहरें, ये लगभग सभ्यताओं से मिली है, लेकिन जो स्पेसिफिक चीज है ललितासन में नारी की मृण मूर्ति इस सभ्यता से मिली है, लाचुरा से। फिर अगली भीनमाल सभ्यता। भीनमाल जालोर को कहा जाता था, इसको पहले श्रीमाल भी कहा जाता था। जालोर में स्थित भीनमाल 1953 से 54 में रतन चंद अग्रवाल द्वारा यहाँ पे उत्खनन कार्य किया गया था। एक और सभ्यता अगर आपको याद हो तो उसका उत्खनन कार्य रतन चंद्र यानी आर सी अग्रवाल के द्वारा किया गया था। यहाँ से उत्खनन में मृद बांड तथा शक छत्रपों के सिक्के मिले। मृद बांड मिट्टी के बर्तनों पर विदेशी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, जो यूनान के साथ यहाँ की व्यापारिक संबंधों को दर्शाता है। यहाँ से रोमन एम्पोरा यानी सूरापात्र भी प्राप्त हुआ है। तो रोमन एम्पोरा कहां से मिला है? भीनमाल की सभ्यता से। सूरापात्र, जिसको क्या कहा जाता है? रोमन एम्पोरा। तो आप ये याद रखें। प्राचीन शिलालेख और साहित्य ग्रंथों में भी भीनमाल का नाम श्रीमाल एवं श्रीमाला मिलता है। प्राचीन काल में भीनमाल गुर्जर प्रदेश की राजधानी थी और एक विकसित नगर था। प्राचीन समय में भीनमाल बौद्ध धर्म संस्कृति का केंद्र था। तो थोड़ा भीनमाल के बारे में और पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री में चल जाते हैं थोड़ा सा। भीनमाल श्रीमाल प्रसिद्ध जैन विद्वान स्वयं सूरी की शिक्षाओं से प्रभावित होकर 90,000 लोगों ने जैन धर्म ग्रहण किया था इधर। प्रसिद्ध चीनी यात्री जो हैन स्वांग था, जो अपन स्टार्ट से पढ़े आए, वो विक्रम संवत 697 यानी 640 ईस्वी के लगभग, जो अभी अपना सन चल रहा है और विक्रम संवत है, उनमें कितना गैप है? 57 साल का गैप है। लगभग 697 विक्रम संवत यानी 640 लगभग श्रीमाल यानी भीनमाल यानी जालोर यात्रा पर आया था। हैन स्वांग ने भीनमाल को पिलोमोलो कहा है। भीनमाल पर विभिन्न कालों में गुर्जर प्रतिहार, चौहानों, परमारों, चामानों का शासन रहा था। यहाँ के परमार और चौहान शासकों ने गुजरात के सोलंकी या चालुक्य, जिनको कहते हैं राजवंश के अधीन ये शासक या सामंत थे। आगे चलकर भीनमाल के चौहान राज्य को समाप्ति दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद चौहान साम्राज्य की समाप्ति हो गई और अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा जाता है? जोहर किंग। क्योंकि वो आदमी जटा गयो बट बास्ते लगा रहे हो, जहां गया वहां पे इसके कारण स्त्रियों को जोर करना पड़ा। बहुत ही क्रूर शासक था ये। इसके बाद भीनमाल पर थोड़े वर्षों तक जालोर के राणा का अधिकार रहा तथा फिर बाद में मारवाड़ के राठौड़ों की जोधपुर रियासत के अंतर्गत ले लिया गया। भीनमाल धर्म और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ जगत स्वामी का सूर्य मंदिर पूर्व राजस्थान का प्राचीन मंदिरों में से एक है। श्रीमाली ब्राह्मणों का निवास स्थान इधर से ही माना जाता है।
अगली गिलोन सभ्यता जो कहाँ है, राजसमंद जिले में स्थित है। ये बनास नदी के तट पर 2 टीलों में जिन्हें स्थानीय लोग क्या कहते हैं, मोडिया मंगरी। उत्खनन के फलस्वरूप आड़ संस्कृति से जुड़ी हुई, ये भी किससे जुड़ी हुई है, आड़ से। आड़ संस्कृति सभ्यता है, उसके बहुत सारे स्थल राजस्थान में खोजे जा चुके हैं। 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में उत्खनन किया गया था। बीबी लाल और बीके थापड़ कहां से जुड़े हुए हैं, याद हो रहा है आपको? तो जो 1998 से 2003 के मध्य बीबीलाल के निर्देशन में, यहाँ 1957-58 में बीबीलाल के निर्देशन में उत्खनन हुआ। उसके बाद 1998 से 2003 के मध्य पुणे के डॉक्टर वीएस शिंदे एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय जो अमेरिका का है, उसके प्रोफेसर ग्रेगरी पोसेल के निर्देशन में यहाँ वापिस उत्खनन किया गया। उत्खनन से यहाँ ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले, जिनका समय 1900 से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। ये उल्टा चलता है भाई ईसा पूर्व वाला। गिलोन से 5 प्रकार के मृदबांड मिले, सादे काले, चॉकलेटे, भूरे, लाल रंग और काले चित्रित मृदबांड। तो पूछा जा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है गिलोन से कितने प्रकार के मृदबांड मिले हैं, तो वह 5 प्रकार के। गिलोन से मिट्टी के खिलौने, हाथी बैल, कुत्ते आदि, पत्थर की गोलियां, तांबे से बने चाकू एवं हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष मिले। आड़ और गिलोन दोनों अनेक, आड़ और गिलोन जो सभ्यता है उनमें अनेक समानताएं, परंतु सबसे बड़ा अंतर यह है कि आड़ में भवन निर्माण कार्य में पक्की ईंटों का प्रयोग का कोई उदाहरण नहीं मिला, जबकि गिलोन में इसका प्रमुख रूप से उपयोग किया जाया गया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस सभ्यता में पक्की ईंटों का जो उपयोग है वो प्रमुख रूप से किया गया, तो वो है गिलोन सभ्यता। इसी तरह आड़ से निर्मित मिट्टी के बर्तनों को ज्यामितीय अलंकरण से सुसज्जित किया गया, परंतु गिलोन से प्राकृतिक अलंकरण भी मिलते हैं। अगला है ईसवाल, जो कहाँ है, उदयपुर। ईसवाल उदयपुर की एक प्राचीन औद्योगिक बस्ती है। राजस्थान विश्वविद्यालय उदयपुर के पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए उत्खनन से यहाँ से 2000 वर्ष तक निरंतर लोहा गलाने के प्रमाण मिले। यानी अगर लोहा गलाया तो प्रमाण मिला, तो मतलब की भट्टे भी उसी, तो किधर से मिली, ईसवाल से। यहाँ 5 स्तरों पर बस्तियां होने के प्रमाण मिले, जो प्राक ऐतिहासिक काल से मध्य काल तक विकसित थी। उत्खनन में लोह मल, लोह एश्क, मिट्टी में प्रयुक्त होने वाले पाइप भी मिले, जिससे यहाँ 500 ईसा पूर्व लोहा गलाने का कार्य होने का अनुमान लगाया गया है। बाकी अनुमान ही लगाया जा सके, श्योरिटी कोई चीज पर को नहीं आ सके। हमारा इतिहास हमेशा से आदर्श मूलक इतिहास रखा गया है। जो अनेक विद्वान हैं उनके भी इस पे अलग अलग मत आए हैं। यहाँ से हमें जो सिक्के प्राप्त हुए उन्हें कुषाण कालीन माना जाता है। ईसवाल से हमें ऊंट के दांत भी प्राप्त हुए हैं। तो अलग फैक्ट आ रहा है कि ईसवाल को कर लो आप, ऊंट के दांत किस सभ्यता से मिले हैं, ईसवाल से। जो अलग अलग चीजें वो आप नोट डाउन करते जाइए, पीपीटी में तो आपको मिल जाएगी, उधर से क्वेश्चन बनते हैं। बालाथल सभ्यता कहाँ है, उदयपुर। उदयपुर की वल्लभ नगर तहसील में बालाथल ग्राम में 1993 में पुणे विश्वविद्यालय के वीएन मिश्र के निर्देशन में उत्खनन किया गया इसका। और ये एक फलक स्थल तथा एक ताम्र पाषाणिक सभ्यता का प्रकाश जो आर्य सभ्यता से संबंधित है, ये प्रकाश में आई ताम्र पाषाणिक सभ्यता। इस सभ्यता की खोज 1962-63 में वीएन मिशन ने की थी, लेकिन इसका उत्खनन कब किया गया, 1993 में। उत्खनन से प्राप्त मृद भांडों, तांबे के औजारों और मकानों पर हड़प्पा सभ्यता का प्रभाव दिखाई देता है, जिससे हड़प्पा वासियों से इनका संपर्क होने का अनुमान लगाया जाता है। यानी खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल रहा, कुछ उन्होंने हड़प्पा वालों का देखा होगा, कुछ व्यापारी इधर उधर गए होंगे, तो इसी के मद्देनजर इन पे थोड़ा प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। बालाथल में 1800 ईसा पूर्व के लगभग ताम्र पाषाणिक सभ्यता तथा 600 ईसा पूर्व के लगभग लोह युगीन सभ्यता के आबाद होने का पुरातत्व शास्त्रियों ने अनुमान लगाया है। यहाँ के उत्खनन से लोहे के औजार प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए हैं। लोहा गलाने की 5 भट्टियों के अवशेष भी किस सभ्यता से मिले, बालाथल सभ्यता से। इसके अतिरिक्त यहाँ से हड़प्पा सदी ईसा पूर्व हाथ से पकड़ा जाने वाला टुकड़ा मिला। ये इसका अलग फैक्ट है। गर्भवती स्त्री वाली, गर्भस्थ वाली अग्नि भवन, कुछ रोगी का 4000 वर्ष पूर्व कंकाल तथा योगी मुद्रा में समाधान यहाँ से प्राप्त हुआ। सबसे बड़ा फैक्ट है योगी मुद्रा में समाधान कहाँ से मिला है, तो हमें कहाँ से मिला है, बालाथल। इधर से भी क्वेश्चन बन सकता है। नगरी सभ्यता जो कहाँ है, चित्तौड़गढ़। 1872 में कार्लाइल द्वारा इसकी खोज की गई थी। नगरी कहाँ है, ये तो चित्तौड़ में है, और जो नगर है वो कहाँ है, वह टोंक में। आप कंफ्यूज मत हो ना भी इस मामले में।
चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी को पाणिनि के अष्टधाई में उल्लेखित मध्यमिका नाम से जाना जाता है। ये नगरी का दूसरा नाम था, पहले इस नाम से बुलाया जाता। 1919 से 20 के दौरान डॉक्टर भंडारकर 1961-62 में सौंदराजन तथा 1962 ईस्वी में केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य करवाया गया। यहाँ के उत्खनन से लेख युक्त शिलाएं, मण मूर्तियां, प्रतिमाएं, अलंकरण युक्त ईंटें। तो एक चीज कोट कर लो, अलंकरण युक्त ईंटें कहाँ से मिली है? नगरी सभ्यता चित्तौड़ से मिली है। इसका अलग फैक्ट है। गुप्त कालीन मंदिर के अवशेष जिसमें शिव मूर्ति प्रतिष्ठित थी, तो 4 चक्राकार कुएं भी मिले, ये भी अलग है। 4 चक्राकार कुएं और अलंकरण युक्त ईंटें नगरी सभ्यता चित्तौड़ से मिली है। अजमेर जिले के बड़ली गांव से मिले जो वीर संवत, जो विक्रम संवत से पूर्व था, 386 ईसा पूर्व से 443 तक का, इसके एक शिलालेख में मध्यमिका का उल्लेख मिलता है। मध्यमिका नगरी को कहा जाता था। जनपद काल में नगरी और उसका निकटवर्ती प्रदेश शिवी जनपद के अंतर्गत आता था। ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। नगरी पर विभिन्न कालों में अनेक राजवंशों ने शासन किया है। इनमें शुंग, मालव, मौर्य, गुप्त, शक, हूण इत्यादि उल्लेखनीय है। नगरी को धोबीकुंड या हाथियों को बाड़ा नामक स्थान है, जिसको ये कहा जाता है कि इधर अकबर ने अपने हाथी रुकवाए थे। लोकमान्यता है मुगल बादशाह अकबर ने 1567 में चित्तौड़ अभियान के दौरान शाही हाथियों का ठहराव यहाँ पर किया था। एक मान्यता यह भी है कि किसी देवालय का प्रांगण रहा होगा ये, जिसको धोबीकुंड या हाथियों को बाड़ा कहा जाता है। इस स्थान से कुछ दूर विशाल और सुदृढ़ पत्थरों से निर्मित एक दीप स्तंभ है, उपदेवट बना हुआ है। जनश्रुति है, यानी लोगों का कहना है कि इस प्रकाश स्तंभ का निर्माण अकबर ने अपने चित्तौड़ अभियान के समय करवाया होगा। वेरीफाइड नहीं है, सिर्फ जनश्रुति है। तिलवाड़ा की सभ्यता कहाँ है? बालोर। और तिलवाड़ा का संबंध किससे? मल्लीनाथ जी से। जो लोक देवता पढ़ते हैं ना अपन, उसमें मल्लीनाथ जी का संबंध किससे? तिलवाड़ा से। बालोतरा जिले में लूणी नदी के तट पर, ये सबसे क्या दूषित नदी है राजस्थान की, आपको पता हो तो। बाड़मेर में आते आते इसके पानी को बहुत ज्यादा गंदा कर दिया जाता है, खारा कर दिया जाता है। बालोतरा जिले में लूणी नदी के तट पर तिलवाड़ा में 1966-67 में एक टीले का उत्खनन किया गया, जिससे इस सभ्यता प्रकाश में आई। डॉक्टर वीएन मिश्र इस सभ्यता का काल 500 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक मानते हैं। तिलवाड़ा से हमें सलेटी व लाल रंग की मृदबांड, सिलबट्टा, मानव अस्थि भस्म, पशु अस्थि अवशेषों वाला अस्थि कुंभ व 5 आवास स्थलों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। याद रखें, 5 आवास स्थल कहाँ से प्राप्त हुए? तिलवाड़ा से। तिलवाड़ा से पशुधन के प्राचीनतम साक्ष्य भी उपलब्ध हुए हैं। तो क्वेश्चन 2 इधर से बढ़ेंगे। आवास स्थलों के साक्ष्य जो 5 है तिलवाड़ा से, और पशुधन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? तिलवाड़ा से। बरौर की सभ्यता ये कहाँ है? गंगानगर। बरौर भी बोला जाता है इसको, अनूपगढ़ जिले में। अब तो अनूपगढ़ जिला बना दिया, लेकिन मेनली गंगानगर के नाम से पूछा जाता है, तो इसको आगे आप अनूपगढ़ भी लिख लो। अनूपगढ़ जिले का बरौर गांव सरस्वती नदी, जो गगन नदी के नाम जानी जाती है, इसके तट पर स्थित। यहाँ 2003 में उत्खनन कार्य शुरू हुआ। उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर यहाँ की सभ्यता को प्रारंभिक विकसित हड़प्पा काल माना जाता है। यहाँ से प्राप्त मृद भांडों में काली मिट्टी मिलती है, जो अपने तरह का प्रथम उदाहरण है। तो पूछा जा सकता है काली मिट्टी कहाँ की मृद भांडों मिलती है, तो वो बरौर सभ्यता है, जो अनूपगढ़ की है, यानी गंगानगर की है, उसमें पाई जाती है। अगला है बरौर से सन मई 2006 में मिट्टी का एक पात्र में सेलखड़ी के लगभग 8000 मणके मिले। 8000 मणके किधर से मिले? बरौर। कहाँ है? अनूपगढ़, श्री गंगानगर। उसके साथ संघ की तराशी चूड़ियां, अंगूठी, चोला या लालवर्द मणके भी मिले हैं। लाजवर्द मणके केवल अफगानिस्तान में मिलती है। संभवतः बरौर वासियों ने इन्हें अफगानिस्तान से ही मंगवाया होगा, यानी उनका उधर तक व्यापार चलता होगा। गंगानगर की वजह से पाकिस्तान से सीमा तो लगती है, आपको सबको पता है। यहाँ से शहरी सभ्यता के पुरावशेष, सड़ियों का विन्यास, भवन निर्माण, सीढ़ियां भी है। भवन निर्माण में कच्ची ईंट का प्रयोग, उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था, विविध मृद भांड परंपरा भी विकसित हड़प्पा सभ्यता के समान ही है। फिर अगली है सुनारी सभ्यता। ये कहाँ? झुंझुनू जिले की खेतड़ी तहसील में कांतिली नहीं है भाई, कांतली है। जो कांतली नदी शिखर झुंझुनू में बहती है, इसके सुनारी गांव से अब तक नील बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। तो सीधा पहला क्वेश्चन आ सकता है, नील बनाने की भट्टियों के अवशेष किससे मिले हैं? वो सुनारी से मिले। सोने के नहीं मिलेंगे, नील बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले। सुनारी सभ्यता झुंझुनू की है, जो प्राचीनतम नील भट्टियां मानी जाती है। यहाँ से मण मूर्तियां तथा तांबे की बनी काले रंग की मृद पात्र मिले हैं, जिन्हें कुषाण कालीन माना जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ की बस्तियां वैदिक आर्यों ने बसाई थी। यहाँ से प्राप्त चांदी व चावल के
उक्त तथ्य की पुष्टि करते हैं। सुनारी से हमें शंख की चूड़ियां, लोहे के तीर, मिट्टी व पत्थर के मणके भी प्राप्त हुए हैं। इस पुरास्थल से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं में पत्थर, मिट्टी के मणके, खिलौने, मोहरे, अस्थियों से बने उपकरण, ये अलग फैक्ट आ गया। अस्थियों से बने हुए उपकरण भी सुनारी से मिले हैं। गाड़ी, बैलगाड़ी के पहिए, कुठारदार बैल, मणमूर्ति, लोहे की कुल्हाड़ी इत्यादि उल्लेखनीय है। फिर देखते हैं नौ सभ्यता। भरतपुर, भरतपुर जिले के 9 गांव में इधर जाक बाबा की मूर्ति वगैरह मिली है। अपन ने हिस्ट्री में पढ़ा और सबको याद है। 1963 में रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया, जहां पर ताम्रयुगीन सभ्यता, तो पूछा था ताम्रयुगीन सभ्यता कौन सी है, वो है 9। हमारी भी एक लिस्ट बनाई हुई है इसी पीपीटी में, जिसमें कौन सी सभ्यता कौन से युग की है, किस साल में उसका उत्खनन किया, वो लास्ट में आपको मिल जाएगी। उससे पहले थोड़ी सभ्यताएं देख ही लेते हैं। तो ताम्रयुगीन सभ्यता कौन सी, 9 प्रकाश में आई। रेडियो कार्बन विधि वो विधि है जिसके आधार पर पुरावशेषों का पता लगाया जाता है कितने वर्ष पुराना है। तो इसके जो पुरावशेष है वो 1100 से 900 ईसा पूर्व तक के माने गए हैं। 9 से प्रस्तर की विशालकाय एक प्रतिमा जाक बाबा जो हम जानते हैं मिली हुई है, कि चिकने पत्थर के टुकड़े मिले हैं और चुनार के चिकने पत्थर के टुकड़े मिले हैं, जिन पर मौर्यकालीन पॉलिश। साथ यहाँ से लोहे की कृषि संबंधी उपकरण और 16 चक्र कुप्पों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। 9 से हमें 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष प्राप्त होते हैं। यहाँ से प्राप्त मर्द भांडों में काले एवं लाल रंग के मर्द भांड, ब्लैक एवं रेडवेयर का अपना विशेष महत्व है। यहाँ से कृष्ण वर्णी मर्द भांड प्राप्त हुए। इंडो ग्रीक व यशोदेव कुषाण शासक था, उसके सिक्के भी 9 से मिले हमें। यहाँ से हमें पक्की ईंटों तथा सिक्कों कुषाण शासक विश्क व वासुदेव के प्रमाण में प्राप्त हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 9 ताम्रयुगीन है। वैदिक कालीन तथा महाभारत कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त यानी 9 से ताम्रयुगीन के साथ साथ वैदिक कालीन, महाभारत कालीन, इन सभ्यताओं के अवशेष भी 9 से प्राप्त हुए हैं। फिर अगली सभ्यता जोधपुरा की सभ्यता, यह कोटपुतली बहरोड में जो नया जिला बना। कोटपुतली बहरोड जिले में साबी नदी के तट पर स्थित जोधपुरा गांव 1972 से 75 ईस्वी में, यह साबी नदी है, ये अल्ता प्रवाह की नदी है भाई, मतलब राजस्थान के अंदर ही खत्म हो जाती है सीधी, कि समुद्र वगैरह में नहीं जाती। तो साबी नदी के तट पर स्थित जोधपुरा गांव में 1972 से 75 में RC अग्रवाल, विजय कुमार के नेतृत्व में उत्खनन कार्य किया गया। ये RC अग्रवाल, इनका संबंध किससे था, विराट से था या किन से था, आठ से था शायद, RC अग्रवाल का 8 से था। उत्खनन में गहरी रंग के पानी पीने के पात्र, कृष्णवर्णी मर्द बांड, कटोरे, तस्त्र तथा लोहे गलाने की भट्टियों के अवशेष भी मिले हैं। इस सभ्यता का समय 2500 ईसा पूर्व से 200 ईसा तक स्वीकार किया जाता है। अपन अगला देखते हैं, RC अग्रवाल का वो आपको बता ही दिया, 8 से और गणेश्वर से जुड़े हुए। नलियासर की सभ्यता जयपुर, जयपुर जिले में सांबर के निकट नलियासर गांव के उत्खनन के फलस्वरूप आर्य सभ्यता तथा इंडो सेशनिक सिक्के, कुषाण शासक, इंडो ग्रीक योद्धे गण एवं गुप्त गण राजवंशों की सिक्के भी इससे मिली है। किससे, नलियासर सभ्यता से। TN हैंडल का मत यह कि सभ्यता या ये स्थान बौद्ध धर्म का केंद्र था। यहाँ से प्राप्त बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाए तो नलियासर, और फिर कौन सा आता है, बेराट, ये बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र था। यहाँ से प्राप्त उत्खनन सामग्री इस संस्कृति को तीसरी सदी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी तक का सिद्ध करती है। नलियासर से प्राप्त 105 कुषाण कालीन सिक्के सोने का बना सिंह का सिर इसे विशिष्ट स्थान प्रदान करते हैं। तो आप ये याद रखें कि सोने का बना शेर का सिर इसका विशेष तथ्य है। कौन सी का, नलियासर का। तो इधर लिख लेते हैं, सोने से बना शेर का सिर। फिर अगला देखते हैं, नगर सभ्यता टोंक और नगरी की तरह चित्तौड़ में। टोंक जिले में स्थित नगर के उत्खनन से 6000 मानव चिन्ह मिले। इन सिक्कों की खोज कार्लाइल ने की थी। शिलालेखों में उल्लेखित मालवों की राजधानी कारकोट नगर का समीकरण इससे जोड़ा जाता है। नगर के उत्खनन कार्य में कृष्ण देवता, उसके बाद D वाजपेयी जुड़े। यहाँ से लाल रंग के मृदभांड एवं अनाज भरने के कलात्मक मटकों के अवशेष भी तथा विभिन्न कलात्मक वस्तुएं, आभूषण, लोह उपकरण, मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं एवं प्रतिमाएं मिली है। नगर से हर्षगुप्त कालीन कामदेव, रति व इंद्र इंद्राणी की प्रतिमाएं भी प्राप्त हुई। तो पूछा जा सकता है कामदेव, रति या इंद्र इंद्राणी की प्रतिमाएं वो कौन सी सभ्यता से मिली, तो वो नगर की। नगर सभ्यता कहाँ है, टोंक में। और नगरी कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। नगर की उत्खनन से गुप्त कालीन सलेटी पत्थर से बनी महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है, और वो एक किधर से हुई थी, रंगमहल से भी।
महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा रंगमहल से मिली थी। एकमुखी शिवलिंग, गणेश, दुर्गा, लक्ष्मी आदि की प्रतिमाएं भी मिली है। रेड की सभ्यता ये कहाँ है? टोंक। टोंक जिले की निवाई तहसील में स्थित रेड में 1938 में दयाराम सानी के एन पुरी, दयाराम सानी का किधर से है? बेरार से भी संबंध है भाई। के एन पुरी द्वारा उत्खनन करवाया गया। यहाँ से 115 चक्रधार कूप तक 3075 आत्म मुद्राएं मिली, जिनमें मालव तथा मित्र शासकों, यूनानी शासकों, अपोलोडोटस का एक खंडित सिक्का था। इंडो सेशियन सिक्के प्रमुख है। यहाँ से प्राप्त शिष्य की एक मोहर पर मालव जनपद से ब्रह्मी लिपि में अंकित है, जो यहाँ मालव आधिपत्य को सिद्ध करता है। सिक्के मिले तो भट्ट शासन रेड होगो। रेड से प्राप्त आलीशान इमारतों के अवशेषता सिर पर पगड़ी धारण की हुई यक्षिणी की मूर्ति। ये याद रखें भाई, रेड से ये स्पेसिफिक फैक्ट पूछा जा सकता है। यक्षिणी युग की मूर्ति भारतीय पुरातत्व में अपना अलग ही स्थान रखती है। तो ये कहाँ मिली थी? रेड में, सिर पर पगड़ी की। इतना याद रखें। तो वो कहां से मिली मूर्ति? यक्षिणी की रेड से मिली, जिन्हें मौर्य व शुंगकालीन माना जाता है। लोहे के औजार अत्यधिक मिलने के कारण रेड को प्राचीन राजस्थान का टाटानगर कहा जाता है। एक और ये फैक्ट, टाटानगर किसको कहा जाता है? रेड सभ्यता को, जो कहा है? टोंक में, निवाई में। अब अपन देखते हैं जो कुछ जो संस्कृतियां हैं उनके प्रमुख स्थल और उनकी जीवन शैली शायद आपको दिख रही होगी। तो पूरा पाषाण काल की कुछ संस्कृतियां, उनमें कौन सी है? डीडवाना, जो सबसे प्राचीन स्थल है। फिर है जायल नागौर का, विराटनगर या बेराट जिसको बोल देते हैं, वो कोटपुतली, बहरोड, भानगढ़ हो गया अलवर का, इंद्रगढ़ हो गया बूंदी का। ये क्या हो गया भाई? इंद्रगढ़ कहाँ का हो गया? बूंदी का। और नो कहाँ का हो गया? भरतपुर का। ये पूरा पाषाण काल है, नहीं पाषाण काल से भी थोड़ी पहले की। फिर आती है मध्य पाषाण काल। इसमें कौन सी आ गई? बागोर भीलवाड़ा की आ गई, तिलवाड़ा मल्लीनाथ जी वाले बालोतरा की। विराटनगर कौन सी आ गई? कोटपुतली बहरोड की। और इनका मेन काम क्या था? मध्य पाषाण काल वाले पशुपालन को सीखना, शिकार करना और जो खाना है वो इकट्ठा करना, इनका मेन काम था। और जो पूरा पाषाण काल वाले, इनकी यावारी जी नहीं भटकता एक टाइप का, एक जगह नहीं टिकते थे ये लोग, ये भी शिकार करते थे तो खाद्य संग्रह थे। फिर है नवपाषाण काल। इसमें 8 सभ्यता उदयपुर, गिलूंड, राजसमंद की और कालीबंगा हनुमानगढ़ की। इसमें बस्ती में स्थायी जीवन आया, क्योंकि यहाँ पे स्थायी जीवन के प्रमाण मिले। समझ रहे हो बात को? और इधर क्या हो गया? पहिए का आविष्कार हो गया और इनका आग से परिचय हो गया। हम मानते हैं कि आग से परिचय नहीं था यार, बिना आग जिंदा कैसे रहते ये लोग? ये थोड़ी समझने वाली बात है। फिर अगला देखते हैं ताम्रपाषाण काल। इसमें जो बागोर भीलवाड़ा की सभ्यता आ गई, तिलवाड़ा बालोतरा की जो सभ्यता है वो भी इसमें आती है। और बालाथल जो उदयपुर है ये भी ताम्रपाषाण काल में आती है। और इनका जीवन शैली क्या थी? कृषि कार्य, खाद्य उत्पादन, मर्द बांड व कला, ताम्र से परिचय, तांबे से इनका परिचय हो गया था। इन्होंने तांबे के बर्तन वगैरह बनाने शुरू कर दिए थे और खाद्यान्न का भी उत्पादन करने लगे, क्योंकि इन्होंने कृषि कार्य सीख लिए थे। फिर जो ताम्र युगीन सभ्यता है ना, ताम्रपाषाण यानी तांबो और भाटो दोनों, ताम्र युगीन सभ्यता जिनने किसे कहता है? गणेश्वर शिखर को। फिर बेणेश्वर, डूंगरपुर, नंदलालपुरा, किराड़ी, चौथ बावड़ी जयपुर, साबड़िया और पोंगल बीकानेर, बूढ़ा पुष्कर जो अजमेर में है, पुराना डीडवाना कुचामन में, पिंड पहाड़िया चित्तौड़ में, पलाना जालोर में है। और पलाना एक लिग्नाइट कोयला निकलने की जगह जो कहाँ है? बीकानेर में भी है। पोल माहौली, सवाई माधोपुर, मला, भरतपुर, धोड़िया, उदयपुर आदि है जो किससे जुड़ी हुई? ताम्र युगीन सभ्यता से जुड़ी हुई। मेनली पूछा जाए तो गणेश्वर और बेणेश्वर इसमें पूछा जाएगा। और ताम्र सभ्यता में क्या आ गया? स्थायी जीवन। और क्यों आ गया? क्योंकि इन लोगों ने क्या बना ली थी? घर। फिर आती है लो युगीन, यानी सबसे पहले पत्थर से परिचय था, फिर तांबे से परिचय हुआ इनका, फिर लोहे से अंत में परिचय हुआ। और लो युगीन में सबसे ऊपर है भरतपुर, विराटनगर, विराट भी बोला जाता है, जोधपुरा, सांबर, जयपुर, सुनारी, झुंझुनू, रेड जो हो गई टोंक वाली, नगर टोंक वाली, नेनवा, बूंदी, बेनमाल सभ्यता, जालोर की होगी, नगरी चित्तौड़गढ़ की होगी, चक 84, तरखान वाला डेरा, ये कहाँ की है? गंगानगर की। ये लोग भी क्या जीते थे? स्थायी जीवन। तो आप ये जो दी गई है ना सभ्यताएं, इनकी स्थायी जीवन, ये भी पूछा जा सकता है किस सभ्यता में जीवन शैली कैसी थी, वो लोग क्या करते थे। तो अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं इन चीजों को। जैसे पूरा पाषाण काल वाले क्या करते थे? यायावर जीवन, यानी भटकता रहता, उन्हें शिकार विकार करता। और खाद्य संग्रह जो शिकारी मेनली वो
खाद्यान्न होता तो बस बी को थोड़ा स्टोरेज करता और कुछ को नहीं हो। फिर मध्य पाषाण काल में पशुपालन सीख गया बे लोग, शिकार फिर भी करता और खाद्य संग्रह का। नव पाषाण काल में बस्ती में स्थायी जीवन की स्टार्ट होगी, पही को आविष्कार होगा, थोड़ा आग में परिचय होगी तो एक जगह टिकनू सीख गया। फिर जो ताम्र पाषाण काल है इसमें तांबे से परिचय हो गया, कृषि कार्य करने लगे, यानी कि स्थायी जीवन हो गया इनका लगभग। ताम्र युगीन जो सभ्यता है इसमें स्थायी जीवन है, और लोह युगीन में भी स्थायी जीवन है। अब तो अपन स्थायी जीवन जी रहे हैं। अब देखते हैं अपन जो पुरातात्विक स्थल है उसका उत्खनन किसने किया और किस साल में किया। तो इंद्रगढ़ व जयपुर जो पुरातात्विक स्थल है इसका उत्खनन हुआ था 1870 ईस्वी में। उत्खनन किसने किया? सीए, अंग्रेजों के टाइम में। झालावाड़ में का हुआ 1908 में, शेटनागार ने इसका उत्खनन किया। नगरी चित्तौड़गढ़, इंपोर्टेंट वाले ये याद रखे, सर्किल वाले, इसका उत्खनन 1904 में, 1915-16 में, फिर 1962 ईस्वी में इसका उत्खनन हुआ था 3 बार। किसने किया? नगरी चित्तौड़गढ़ वाला डॉक्टर भंडारकर सौंदराजन केंद्रीय पुरातत्व विभाग के द्वारा। पुराड़ा पर्वत सर किया इसका 1934 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा। विराटनगर जो कोटपुतली बहरोड में है इसका 1936-37 में, 1962-63 में किसने किया? दयाराम साहनी, नीलरतन बैनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित। और विराटनगर किसको कहा जाता है? बेराट, जो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। फिर रेड आ गई टोंक वाली, इसका 1938-1940 में किसने किया? डॉक्टर केदारनाथ पुरी ने। कालीबंगा हनुमानगढ़ 1952 और 61-62 में अमलानंद घोष। फिर बीबी लाल, जेवी जोशी, बीके थापड़। रंगमहल हनुमानगढ़ वाली 52 से 54 के बीच में इसका उत्खनन किया गया। डॉक्टर हॉन्सिक जो स्वीडिश दल था, एक स्वीडन की यूनिवर्सिटी है उसका। आड़ उदयपुर में इसका 1953-54 में, और 1961-62 में दोबारा। अक्सर आड़ का आप याद रखें, आ से शुरू होने वाले जितने भी अक्षर है इनका उत्खनन किया था। जैसे आड़ का किसने किया? अक्षय इतिहास, ए आर सी, वैसे आ रहा था लेकिन इधर अपन हिंदी वाला ए मानते हैं। आर सी अग्रवाल, वीएन मिश्र और एच डी सांकलिया। और भीनमाल जालोर सभ्यता उसका 1953-54 में हुआ रतन चंद्र अग्रवाल ने। फिर गिलून राजसमंद का 57-58 में किसने किया? बीबी लाल ने। नौ भरतपुर का 63-64 में उत्खनन हुआ रतन चंद्र अग्रवाल ने रूपालेल नदी पर। बागोर भीलवाड़ा का 67-68 में वीएन मिश्र। एल कोठारी नदी पर बालाथल उदयपुर का 1993 से 2000 ईस्वी में वीएन मिश्र, एस सिंह, आर के मोहन देव कोठारी। और डेक्कन जो विश्वविद्यालय उसने ओजियाना ब्यावर का 99 से 2000 में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग बी आर मीणा के नेतृत्व में इसका उत्खनन किया गया। गणेश जो नीम का थाना सीकर में, अब नीम का थाना बोला जाएगा, अभी सीकर नहीं बोला जाएगा। इसका 1970 में किसने किया? रतन चंद्र अग्रवाल ने। इनको आर सी अग्रवाल के नाम से भी जाना जाता है, तो कंफ्यूज ना हो, भी यही है वो। तो पाषाणकालीन जो संस्कृतियां वो देखते हैं। 1 लाख साल वर्ष पूर्व तक जो प्रारंभिक पाषाण काल था इसमें थोड़ी बहुत बस्तियां थी, वो बसी। 50,000 वर्ष यानी ईसा पूर्व का वर्ष है। मध्य पाषाण काल आया, इसमें भी बस्तियां बसी। 10,000 वर्ष ईसा पूर्व है, उसमें नव पाषाण काल में बस्तियां बसी। 4480 से लेके 3280 ईसा पूर्व तक बागोर संस्कृति आई विकास में, इसका प्रथम स्तर आया। फिर 2765 से 500 ईसा पूर्व तक, यानी आगे आते जा रहे हैं, बागोर संस्कृति का द्वितीय स्तर सामने आया। और 500 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक बागोर संस्कृति का तृतीय स्तर भी सामने आया। फिर जो ताम्रयुगीन संस्कृतियां वो कब पनपी? 2500 से 1200 ईसा पूर्व में गणेश्वर संस्कृति, जिसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। 2500 ईस्वी से 200 ईसा पूर्व, 200 ईस्वी सन, ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी सन आ गया। इसमें जोधपुरा संस्कृति ने फली फूली। 2300 से 2000 ईसा पूर्व तक कालीबंगा संस्कृति का एक काल रहा, आपको पता है। 2300 से 2000 ईसा पूर्व तक रहा लगभग कालीबंगा संस्कृति, लगभग 4000 साल पुरानी होगी। 1800 से 1200 ईसा पूर्व तक आर्य संस्कृति रही। 700 से 300 ईसा पूर्व तक गिलून संस्कृति। 1200 से 900 ईसा पूर्व तक नौ संस्कृति प्रचलन में रही। जो लोह युगीन संस्कृतियां जो सबसे लेटेस्ट वाली आएगी 1200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी सन तक। सुनारी संस्कृति जो कहा है झुंझुनू। 500 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी सन तक तिलवाड़ा। 300 ईसा पूर्व से 100 ईसा सन तक विराट संस्कृति। विराट ने क्या मिली थी? स्वर्ण मंजूषा, जिसमें भगवान बुद्ध उनकी अस्थियों को मिलने का बताया जाता है। 200 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी सन तक नगरी संस्कृति। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी सन तक रेड संस्कृति। 200 ईस्वी पूर्व से 900 ईस्वी सन तक नलियासर संस्कृति। 1000 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी सन तक नगर संस्कृति। फिर 100 ईस्वी
ईसा पूर्व से 400 ईस्वी सन तक रंगमहल संस्कृति आ लेटेस्ट थी, यह भी लेटेस्ट थी। नगर संस्कृति रंगमहल 1000 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी सन तक भीनमाल की संस्कृति मिली। तो ये था अपना जो राजस्थान की नई सभ्यताएं लगाई गई है पूरी सिलेबस में। जो मेन थी पहले कालीबंगा, आड़, मेरठ और कौन सी थी, गणेश्वर। उनके बाद में ये जो सभ्यताएं लगाई थी वो इनमें पढ़े। इनसे बाहर आपका मटेरियल सभ्यताओं के मामले में मैं कह सकता हूँ नहीं जाएगा। तो अगर आप ये पीपीटी पढ़ते हैं तो आपका एक क्वेश्चन यानी 2 नंबर लगभग श्योर शॉर्ट वाले हैं। तो आप पढ़िए, आगे बढ़िए, हम ऐसी चीजें लाते रहेंगे। तब तक के लिए राम राम।